नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, राज्य में लिखा जा रहा कनेक्टिविटी का नया अध्याय। पीएम मोदी ने केरल में 8,800 करोड़ रुपए की लागत वाले विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को किया समर्पित। बताया, देश के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति। कहा, पैदा होंगे नए आर्थिक अवसर। वेव्स के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में सदस्य देशों ने वेव्स घोषणा पत्र को किया स्वीकार। अलग अलग सत्रों में आमिर खान और करीना कपूर ने लिया हिस्सा। आमिर ने कहा, मेरे करियर में मोदी सरकार जितना काम किसी ने नहीं किया। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका। असम, मेघालय, दक्षिणी कर्नाटक और केरल में भारी वर्षा की संभावना। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में ओलावृष्टि की संभावना। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें। भारत से होने वाला कुल निर्यात 2024-25 में अब तक के सर्वाधिक स्तर 825 अरब तक पहुंचा। बीते साल की तुलना में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी। देश में मैन्युफैक्चरिंग भी 10 महीने के उच्चतम स्तर पर। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित। आईटीबीपी ने 8,485 मीटर ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक की चढ़ाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश पहुंचे तो 58,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अमरावती में आधुनिक ढांचा तैयार करने के लिए कई बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी तो नागाई लंका में मिसाइल परीक्षण रेंज की नींव रखी। पीएम मोदी ने एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया तो देश को एकता का संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ हथियार ही नहीं, हमारी एकता भी हमारी ताकत है। उत्साह और उल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता आंध्र प्रदेश का अमरावती। जय हो अमरावती। पीएम ने आंध्र प्रदेश को 58,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और जनसेवाओं से जुड़ी इन परियोजनाओं से राज्य की प्रगति को नई गति मिलेगी। पीएम ने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 1 रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी। अमरावती को परंपरा और प्रगति की धरती बताते हुए पीएम ने कहा कि ये ऐसा शहर बनने वाला है जहां आंध्र के हर युवा के सपने पूरे होंगे। इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती में बेहतर आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़े कदम के तौर पर पीएम ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, प्रशासनिक भवन और 5,200 से अधिक परिवारों के लिए आवासीय इमारतें शामिल हैं। इन पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बीते एक दशक में इंफ्रा विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रयासों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए रेलवे का कुल बजट 900 करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज
सिर्फ आंध्र का ही रेल बजट 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, यानी करीब 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे के बढ़े हुए बजट से आंध्र प्रदेश में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम परियोजना के तौर पर पीएम ने नागालैंड में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 1,460 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने देश की एकता को देश की शक्ति बताया। आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं है, बल्कि हमारी एकता भी है। एकता का यही भाव हमारे एकता मॉल्स में मजबूत होता है। देश के अनेकों शहरों में एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब विशाखापत्तनम में भी एकता मॉल बनेगा। इस एकता मॉल में देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बड़े प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने 21 जून को आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय समारोह आयोजित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। पीएम ने कहा कि वो स्वयं भी उस समारोह में शामिल होकर योग करेंगे। पीएम ने विश्व भर में योग को लेकर लगातार बढ़ते उत्साह का खास तौर पर जिक्र किया। अमरावती से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। देश को आज पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह मिल गया है। केरल में बने इस बंदरगाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को समर्पित किया। ये बंदरगाह समुद्री क्षेत्र में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतीक है। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि जलमार्गों का 8 गुना विस्तार हुआ है और आज 2 भारतीय बंदरगाह दुनिया के टॉप 30 बंदरगाहों में शामिल हो गए हैं। भारत अब वैश्विक जहाज निर्माण में भी शीर्ष 20 देशों में पहुंच गया है। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। यह भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसके संचालित होने से देश के राजस्व को होने वाले नुकसान की बड़े पैमाने पर भरपाई भी संभव हो पाएगी। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत के हजारों वर्ष की समृद्धि का जिक्र किया और कहा, केंद्र सरकार देश के आर्थिक चैनल को मजबूत करने का काम कर रही है। केरला से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत
पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। पीएम मोदी ने कहा, बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है जब बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटर बेस्ड पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। रणनीतिक महत्व वाले विझिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बंदरगाहों की क्षमता को 2 गुना कर दिया गया है और जल मार्गों का 8 गुना विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आज देश के 2 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार करते हैं। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत अब गर्व से वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष 20 देशों में शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 547 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा है कि भारत पूरी ताकत से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रहा है। एनसीबी की अमृतसर जोनल यूनिट ने 4 राज्यों में 4 महीने तक चले अभियान के दौरान एक ड्रग डाइवर्जन कार्टेल का भंडाफोड़ किया, जिसमें 547 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। एनसीबी की टीम को बधाई। रक्षा मंत्रालय द्वारा माईगॉव के सहयोग से एक पखवाड़े तक चलने वाली राष्ट्रीय स्तर की ज्ञान पथ पर संरचना डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 15 मई तक चलने वाली ये प्रतियोगिता स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 यानी कि आईडीसी 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति की भावना भरना और उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। प्रतिभागियों को एक ऐसी संरचना की कल्पना और डिज़ाइन करनी होगी जिसे राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस के स्वयंसेवकों और स्कूली बच्चों द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही एक उपयुक्त पृष्ठभूमि भी डिज़ाइन करनी होगी जो दिल्ली के लाल किले पर ज्ञान पथ पर आयोजित आईडीसी 2025 के दौरान प्रदर्शित की जाएगी। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को 10-10 हज़ार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा शीर्ष 250 प्रतिभागियों को उनके एक साथी यानी कि अभिभावक, जीवन साथी या रिश्तेदार के साथ लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 देखने के लिए निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को माईगॉव द्वारा जारी ऑनलाइन भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक प्रतिभागी भारतीय नागरिक होना चाहिए। एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता के लिए कुछ अन्य शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी माईगॉव की वेबसाइट www.mygov.in पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं वेब्स 2025 की। जहां होता है विचारों का आदान प्रदान, जहां उठती है बदलाव की लहरें, क्रिएटिविटी और करिश्मे का मेल, यही है वेब्स 2025 की पहचान। वेब समिट के दूसरे दिन भी कई सत्रों में मनोरंजन और सिनेमा जगत को लेकर रोचक चर्चाएं हुईं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने तो इतना तक कहा है कि उनके 36 साल के करियर में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया है। मुंबई में हो रहे वेब समिट 2025 की भारत के साथ साथ विदेश में भी चर्चा है। समिट के दूसरे दिन की शुरुआत सेशन स्टूडियोज ऑफ द फ्यूचर पुटिंग इंडिया ऑन वर्ल्ड स्टूडियो मैप के टॉपिक के साथ हुई, जिसमें मॉडरेटर के रूप में फिल्म समीक्षक मयंक शेखर रहे।
उन्होंने अभिनेता आमिर खान, फिल्म निर्माता दिनेश विजन, रितेश सिधवानी, PVR आयनक्स के संस्थापक अजय बिचली, अमेरिकी फिल्म निर्माता चार्ल्स रोवन से सत्र के दौरान बातचीत की। वहीं अगले सेशन सिनेमा द सॉफ्ट पावर में मॉडरेटर के रूप में फिल्म निर्माता करण जौहर रहे। उन्होंने अभिनेत्री करीना कपूर और तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा से विमर्श किया। फिल्म जगत के दिग्गज आमिर खान और करीना कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेव्स की जमकर तारीफ की। I've been around for almost now 35 years. And in these 35 years, I have not seen any government, and there have been a number of governments, who has ever thought about us. So this is the first time that any government has applied their mind and their emotions and said, "Yaar, let's do something in media and entertainment." I think with the support of the government and the I&B ministry and our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I think India today stands as one of the biggest superpowers. इस बीच टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड सेशन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा कि आधुनिक युग में भारत की शानदार विरासत और रंगमंच, नृत्य, संगीत, सिनेमा, कलाकार, कारीगरों की सौम्य शक्ति ने विश्व के कोने-कोने में लोगों के दिलों को छुआ है। Let our Amar Chitra Kathas be the world's next Harry Potters. Let our epics, Ramayana and Mahabharat, light up the silver screens of the world. Let our classical dances sparkle on the grandest of global stages. Let our stories inspire generations to come. Because friends, culture is not just a reflection of who we are. It is a powerful tool to shape who we become. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में हो रहे वेव समिट को संबोधित करते हुए कहा कि रचनात्मकता के लिए संस्कृति से प्रेरणा मिलती है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मीडिया संवाद के दौरान परंपराओं, विरासत, विचारों, प्रथाओं और रचनात्मकता पर फोकस किया। As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices, and to our creativity. Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. गौरतलब है कि 4 दिवसीय वेव समिट में 90 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 से ज्यादा स्टार्टअप शिरकत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक दूसरे की सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं को समझते हुए रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ये बात वेव्स के दौरान मुंबई में आयोजित वैश्विक वेव्स के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में कही गई है। मीडिया संवाद में तेजी से वैश्वीकृत होते मीडिया वातावरण के बीच वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में सरकारों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। संवाद का समापन सदस्य देशों द्वारा वेव्स घोषणा को स्वीकार किया। वेव्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी इंडिया गेमिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने को तैयार है। अगले 10 सालों में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, समझने के लिए देखिए डीडी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं बल्कि पूरे दुनिया के ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में
भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां आईपीओ के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बन के ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। और जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री 300 अरब डॉलर की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। तकनीक की दुनिया में हो रहे निरंतर विकास के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का रचनात्मक उपयोग आजकल सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक बन चुका है। इसी कड़ी में प्रख्यात गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने हाल ही में एआई की मदद से एक नया गीत तैयार किया है। ये खास प्रयोग वेब समिट 2025 के अवसर पर सामने आया, जहां शंकर महादेवन ने दूरदर्शन न्यूज़ से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा, ये पूरा प्रयोग हमें ये दिखाता है कि भविष्य में तकनीक को किस प्रकार मानव रचनात्मकता और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कलाकारों को सीमाएं तोड़ने का एक साधन देता है, बिना उनके रचनात्मक दृष्टिकोण से समझौता किए। वेव्स 2025 में हमने देखा कि अलग अलग विधाओं को किस प्रकार से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। खास तौर पर म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक और एआई का संगम आने वाले समय में दिख पाएगा। किस प्रकार से इस पर ज़्यादा जानकारी लेता है, इस वक्त हमारे साथ शंकर महादेवन सर है। एक सेशन आपने किया कि आपने एक गाना भी रिक्रिएट किया है एआई के जरिए। क्या भविष्य है, क्योंकि हम एक पुराना म्यूजिक देखते हैं लेकिन अब एआई का भी ज़माना आया है। देखिए, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होता है तो नई टेक्नोलॉजी आने से हम इंसानों को थोड़ा सा एक घबराहट हो ही जाता है, लेकिन ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो हमारी कला है उसको और भी एनहांस करने के लिए, हमारी कला को और भी बेटर करने के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी रिप्लेस हो जाएंगे, क्रिएटर्स का क्रिएटिविटी चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर है वही डिसाइड करता है कि क्या यूज़ करना चाहिए उसके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये नया टेक्नोलॉजी है। जैसे 100 साल पहले अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, हम पेपर में लिख के कैलकुलेट करते थे, बाद में कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया, उसके बाद इंटरनेट आ गया। सिमिलरली म्यूज़िक में कीबोर्ड्स आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, मिडी आ गया। उसी तरह से ये जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते जाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी इसका सहायता लेना चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ को आप मिसयूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली इसको भी आप लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए और आपने अपने कला को और बरकत देने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और सवाल यह है कि जिस प्रकार से इस वक्त हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो क्रिएटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एआई आता है। तो ऐसे में भारत का जो एक संगीत है खासतौर पर एआई के साथ अगर जुड़ जाएगा तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से प्लेटफॉर्म अब देखते हैं कि इसके जरिए मिलेगा। भारतीय संगीत को कोई रिप्लेस नहीं करेगा एआई, लेकिन उसका हम लोग मदद ले सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक फॉर भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोकगीत, भारतीय, जहाँ पूरे विश्व में हम लोग उसको पहुंचाने का एक जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये जो टूल्स है ये बेहद हेल्पफुल है हमको मदद करने के लिए। हमारा कला, अच्छा एआई किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंस, करेक्ट? तो उसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और भारतीय संगीत को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप जिम्मेदारी से यूज़ करें। तो आखिरी सवाल आपसे वेव्स के बारे में, जिस प्रकार से वेव्स हम देख पा रहे हैं, अलग अलग विधाएं हैं, फिर चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, एनिमेशन सेक्टर हो, या फिर हम ग्राफिक्स की बात करें या फिर गेमिंग की बात करें, म्यूजिक चूंकि आपकी उसकी गार्डियन भी है, किस प्रकार से वेव्स का ये प्लेटफॉर्म जो है म्यूजिक को नए स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ले जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? ये एक ऐसे समिट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कला के अलग अलग लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं सब साथ में आ जाते हैं। बड़े बड़े बॉसेस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनको हमारे जो कला है उसका एक झलक मिलता है। वी आर एबल टू प्रमोट आवर टैलेंट, आवर म्यूजिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे एक ही जाहिर होता है कि जो विश्व है और छोटा होकर नज़दीक होके ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, समिट की वजह से हम सब एक साथ आ रहे हैं। से बात करने हम और चाहेंगे जिस प्रकार से म्यूजिक का ये स्तर बढ़ा है और एआई के साथ म्यूजिक ने एक हाथ जोड़ा है, एक नए स्तर का म्यूजिक भारत से जो है वैश्विक स्तर पर भी आने वाले समय में हम सुन पाएंगे। शीर्षलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो ये थी खबरें वेब से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत गणना पर प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस के प्रस्ताव पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी 6 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं की। भाजपा पहली बार जाति जनगणना करा रही है, इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने कुछ प्रस्ताव अर्थात रिजोल्यूशन पारित किया है। रिजोल्यूशन को हमने भी बड़े ध्यान से पढ़ा है और मुख्यतः जाति जनगणना को लेकर जिस प्रकार की एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न कराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपने पीठ को थपथपाना यह काम बंद करे और मोदी जी का धन्यवाद करे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का एक कैबिनेट निर्णय लिया है जो कर्पूरी ठाकुर जी और राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को आज साकार करने वाली है और जो सामाजिक न्याय को वास्तविक रूप में अमली जामा पहनाने वाला है। यूजीसी ने KIIT भुवनेश्वर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए इग्नू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। दरअसल भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT विश्वविद्यालय में 1 मई को नेपाल की एक छात्रा की मृत्यु हो गई है। बीते 16 फरवरी को भी एक छात्रा की मौत हो गई थी। ये कमेटी इन घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और छात्र कल्याण और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नेपाल सीमा से सटे बहराइच में अवैध धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। बहराइच में भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में 384 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 143 को हटा दिया गया है, जबकि शेष 241 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। वहीं अब तक 6 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में
किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। भारत और डेनमार्क के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री और भारत में डेनमार्क के राजदूत मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। ये समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देगा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में साझा प्रयासों को गति प्रदान करेगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। आईटीबीपी ने दुनिया की 8,485 मीटर ऊंची 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उपलब्धि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पहली बार हासिल की है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान को 21 मार्च 2025 को माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा के लिए आईटीबीपी मुख्यालय नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई थी। इस अभियान में 12 सदस्यीय टीम को 6 पर्वतारोहियों के 2 समूह इसमें थे, जिसका नेतृत्व जीडी अनूप कुमार नेगी कर रहे थे। बल ने अब तक 229 चोटियों पर विजय प्राप्त की है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी, माउंट लोत्से और माउंट मनासलू शामिल हैं। सीबीआई नीट यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित मामलों की जांच कर रही है, जिसमें कुछ एमबीबीएस छात्रों पर पेपर सॉल्व करने और दूसरों की जगह परीक्षा देने के आरोप हैं। इस मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 26 छात्रों को तुरंत निलंबित करने और 14 छात्रों के प्रवेश रद्द करने के निर्देश दिए हैं। एनटीए की जांच में 42 उम्मीदवारों को 3 साल यानी कि 2024 से 2026 और 9 को 2 साल यानी कि 2025 से 2026 की परीक्षा देने से वंचित किया गया है। वहीं 215 छात्रों की उम्मीदवारी जांच के चलते रोकी गई है। आयोग का कहना है कि परीक्षा में धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित हमले के बाद देश में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने देश में नागरिकता का रजिस्टर एनआरसी बनाने की मांग की है। बीएचपी का कहना है कि इस प्रक्रिया से देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी। बीएचपी का कहना है कि इस वक्त देश में हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध पाकिस्तान से है। भारत में रह रहे ये लोग देश की संसाधन का इस्तेमाल भारत विरोधी कामों के लिए कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट कहना है कि जो भी भारत के अधिकृत नागरिक नहीं हैं, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड की गहन जांच होनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी तरह से एक और वर्ग है भारत की रहने वाली महिलाएं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी मुसलमान से शादी की। इन महिलाओं ने नागरिकता भी पाकिस्तान की ले ली, लेकिन बच्चे यहां पर हो रहे हैं। बच्चों को नागरिकता भारत की दिलवा रखी है, यहां की सुविधाएं वो भी ले रहे हैं, और केवल सुविधाएं नहीं ले रहे, उन सुविधाओं को लेते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में है। कश्मीर घाटी में स्थित डल झील में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मौसम खराब होने और अचानक तेज हवाएं चलने की वजह से डल झील में 2 नाव पलट गईं, जिनमें से एक मछली पकड़ने की नाव थी और एक में स्थानीय लोग सवार थे। दोनों नाव में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। इस दौरान एक शख्स के लापता होने की खबर है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 400 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर उनकी शुरुआत की। 9 मीटर लंबी बसें संकरी गलियों और छोटे रूटों पर चलेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और प्रदूषण मुक्त के साथ ही सुगम परिवहन के लिए 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज बस सेवा ई बसों की सौगात दी। इन ई बसों को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई बस लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये पहल दिल्ली सरकार की पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 400 इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ हो पा रही है आपके आशीर्वाद से। मोदी जी को आपने भरोसा किया, मोदी जी की वादा को आपने सम्मान किया, डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले 68 दिनों में आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अनेकों कल्याणकारी काम किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंज बस में 23 सीटें हैं, जिनमें 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 45 मिनट की चार्जिंग में 200 किलोमीटर की रेंज और जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देंगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत एक प्रमुख विनिर्माता के रूप में उभर रहा है। देश में एप्पल के आईफोन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में काफ़ी प्रगति हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एप्पल के आईफोन की वैश्विक आपूर्ति में भारत एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने प्रीमियम आईफोन के लिए जानी जाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत में स्थानांतरित कर रही है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि टैरिफ के कारण एप्पल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसकी वजह से भारत में अधिक आईफोन बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन की लगातार कोशिश है कि एप्पल अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करे, लेकिन एप्पल के विनिर्माण को चीन से अमेरिका में स्थानांतरित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एप्पल ने दशकों की कड़ी मेहनत के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार किया है। ऐसे में एप्पल का ये फैसला न केवल कंपनी के लिए एक जीत है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक एप्पल अपने वैश्विक आईफोन का 25% तक भारत में निर्माण करने लगेगा। वहीं 2017 में ये उत्पादन 1% से भी कम था। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। भारत सिर्फ अपने घरेलू बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, ये यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी आईफोन निर्यात कर रहा है। इससे एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की छवि मजबूत हो रही है। एप्पल के सप्लायर भी भारत में अपना बेस बना रहे हैं। भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और विनिर्माण में बढ़ती विशेषज्ञता के कारण भी एप्पल को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का विस्तार करने में मदद मिली है। भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित करके एप्पल न सिर्फ अन्य विनिर्माण केंद्रों में भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को कम किया है, बल्कि उसे भारत की प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों का भी लाभ मिला है और उसके बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। जैसे जैसे एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, देश में रोजगार, निर्यात और कौशल विकास पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। आईफोन आज भारत की प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। दरअसल एप्पल कई सालों से चीन में अपने उत्पादों का निर्माण कर रहा है, लेकिन कंपनी के इस फैसले के बाद अब निगाहें
भारत की ओर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों की तत्काल पानी की ज़रूरतों पर एक आवश्यक बैठक की गई। ये बैठक भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा को 8 दिनों के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB के निर्णय के कार्यान्वयन मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में BBMB के साझेदार राज्यों, जिसमें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और BBMB के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि भाखड़ा बांध से हरियाणा को उसकी तत्काल पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के BBMB के निर्णय को लागू किया जाए, ताकि उसकी तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके साथ ये भी सहमति बनी कि बांधों के भरने की अवधि के दौरान BBMB पंजाब को उसकी किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा। वहीं BBMB हरियाणा को अतिरिक्त पानी जारी करने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए तत्काल बोर्ड की बैठक भी आयोजित करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गुरुवार को खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से जुड़े गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI की साजिश से जुड़े एक मामले में की गई। NIA ने गुरदासपुर, बटाला, फिरोजपुर, फजिल्का, तरनतारन, अमृतसर और फरीदकोट जिलों में कुल 17 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए। अमेरिका में रह रहा हैप्पी पासिया पाकिस्तान स्थित BKI आतंकी रिंदा का करीबी सहयोगी है। हैप्पी को पंजाब और हरियाणा में पुलिस ठिकानों पर ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। NIA की जांच में सामने आया है कि रिंदा का नेटवर्क भारत में आतंकियों की भर्ती, हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की साजिश में लगा है। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि हैप्पी समेत 7 को भगोड़ा घोषित किया गया है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI अप्रैल में 10 महीने के उच्चतम स्तर 58.2 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले महीने 58.1 पर था। मैन्युफैक्चरिंग PMI में बढ़त की वजह निर्यात और घरेलू मांग में इजाफा होना है। जब भी PMI 50 के ऊपर होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त को दर्शाता है। सभी सेक्टरों की कंपनियों में कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की। नए व्यवसाय में तेज वृद्धि के साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर में इजाफा हुआ है। वैश्विक मुश्किलों के बावजूद भी भारत में आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत से होने वाला कुल एक्सपोर्ट्स 2024-25 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। RBI के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से कुल 825 अरब का निर्यात किया गया। बीते साल की तुलना में ये 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में देश का कुल निर्यात 778 अरब डॉलर पर था। देश से होने वाले सेवा निर्यात में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2024-25 में कुल सेवा निर्यात 388 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 13.6% ज़्यादा है। गैर पेट्रोलियम निर्यात भी 6% बढ़कर 374 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में ED अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिस पर संज्ञान लेने से पहले कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में गलत कंपनियों के माध्यम से गांधी परिवार और उनके करीबियों पर करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। इस मामले में ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी की है, तो कई सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार को एक बार फिर से उनके भ्रष्टाचार के लिए घेरा है। भ्रष्टाचार के मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलील सुनने के बाद नोटिस जारी किया।
दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला लेगा। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पिछले महीने गांधी परिवार को कानून के दायरे में लाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी द्वारा दाखिल इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत कई अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। ईडी की ओर से दायर की गई इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। कोर्ट की ओर से नोटिस आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस इसे रूटीन प्रक्रिया बता रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार राहुल गांधी और सोनिया गांधी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 जो नेशनल हेराल्ड घोटाले केस में है, उनको अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे कांग्रेस कह रही है? इस केस में कार्रवाई कोर्ट से ही शुरू हुई थी यूपीए के जमाने में, फिर भी विक्टिमहुड कार्ड और वेंडेटा करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं हुई और अब भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो आज प्रथम परिवार जो है उसको भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। इस मामले में पहले ही राहुल से पूछताछ हो चुकी है। राहुल और सोनिया इस मामले में जमानत पर हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए तेजी से जांच कर रही है। आज दूसरे दिन भी एनआईए के डीजी कश्मीर में ही मौजूद रहे और जांच की प्रगति की समीक्षा करते रहे। जांच एजेंसी को कई नए सुराग मिले हैं, जिस पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच कल अपने नागरिकों के लिए दरवाज़ा बंद करने वाले पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए फिर से अटारी वाघा बॉर्डर पर दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद अब तक 953 पाकिस्तानी नागरिक वापस जा चुके हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है, तो पाक की शह पर भारतीय संस्थाओं पर साइबर अटैक के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसका भारतीय सेना और साइबर एक्सपर्ट ने करारा जवाब दिया है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बीती रात भी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने माकूल जवाब दिया। इस बीच पाकिस्तान प्रायोजित हैकर समूहों ने भारतीय वेबसाइटों को निशाना बनाने की फिर से नापाक कोशिश की है, लेकिन भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इन प्रयासों को समय रहते विफल कर दिया है। ये साइबर हमला पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लंबे समय से जारी आतंकवाद और सूचना युद्ध का हिस्सा है। भारत ने एक बार फिर संयम और तत्परता का परिचय देते हुए इन उकसावेबाजियों का करारा जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने जो गुस्ताखी की है, जो नाफरमानी उन्होंने की है, उसको किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने एक बार फिर से स्वीकार किया है कि आतंकवाद को पालने पोसने में वहां की सरकार का दशकों से रोल रहा है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने माना है कि उनके देश का अतीत आतंकी संगठनों को समर्थन देने का रहा है। जहां तक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रहस्य है कि पाकिस्तान का एक अतीत है। हमने पश्चिमी शक्तियों के साथ समन्वय और सहयोग से आतंकियों को सहयोग और समर्थन दिया है। बिलावल भुट्टो की इस टिप्पणी से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस्लामाबाद दशकों तक आतंकवाद को मदद देने का गंदा काम करता रहा है। What Bilawal Bhutto is saying, there is no change in Pakistan's policy as far as India is concerned. It continues to follow its establishment, the Pakistan Army and the ISI. पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए को कई नई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर एजेंसी जांच को आगे बढ़ा रही है। एनआईए के डीजी शुक्रवार को दूसरे दिन भी लगातार घाटी में रहे और जांच की प्रगति की समीक्षा करते रहे।
गुरुवार को एनआईए डीजी पहलगाम ने बैरसन घाटी पहुंचकर करीब 3 घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच की बारीकियों का जायजा लिया था। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे, जिसके बाद से बीते कुछ दिनों से पाकिस्तानी नागरिकों की अटारी बॉर्डर पर लाइनें लगी थीं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दरवाजे अपने ही नागरिकों के लिए बंद कर दिए थे। शुक्रवार को एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लोगों का जाना शुरू हो गया है। अब तक 953 पाकिस्तानी नागरिक भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे 6 सदस्यों के एक परिवार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से परिवार के दस्तावेजों की जांच के लिए कहा है। जांच पूरी होने तक उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भी कश्मीर में पर्यटकों का पहुंचना जारी है, तो घाटी अपनी पटरी पर लौट आई है। श्रीनगर के आध्यात्मिक आस्था केंद्र शंकराचार्य मंदिर में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के मौके पर देश और दुनिया के अनेक श्रद्धालु, संत महात्मा और पर्यटक पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की गई। आतंकियों ने भले ही पहलगाम हमले को अंजाम देकर भारत पर बड़ा आघात किया है, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को नष्ट करने का जो संकल्प लिया है, उस पर देश को पूर्ण भरोसा है। विशाल बैरिस्टो और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत जहां अपने सीमाई इलाकों में ढांचागत विकास करके अपनी सुरक्षा स्थिति को दिन ब दिन मजबूत कर रहा है, तो आज एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर भारतीय के लिए फख्र की बात जिसमें रही। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना ने टच डाउन करके अपनी बढ़ती रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन किया। एक्सप्रेसवे पर बनने वाली इस प्रकार की एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आपातकाल में लड़ाकू विमान से लेकर रसद विमानों के उतरने के लिए किया जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी विमान उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। इससे पहले यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी ऐसी ही एयर स्ट्रिप बनाई गई है। शाहजहांपुर में वायुसेना का अभ्यास, हवाई पट्टी पर गरजे लड़ाकू विमान। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने किया टच एंड गो। मिराज, राफेल, जगुआर फाइटर ने भरी उड़ान। रात में भी हुई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को वायुसेना ने टच एंड गो का अभ्यास किया। शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी पर फाइटर जेट्स ने टच एंड गो किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी करीब 3 किलोमीटर लंबी आधुनिक एयर स्ट्रिप पर करीब 2 घंटे तक वायुसेना के राफेल, मिराज, जगुआर जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने दिन में टच एंड गो रिहर्सल करके अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। एयर शो में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे कई लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मिग और राफेल विमानों ने एक साथ आसमान में शानदार करतब दिखाए। सिर्फ AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वो आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान को 180 डिग्री घुमाकर उसका रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। शाहजहांपुर के नागरिकों के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने इस ऐतिहासिक क्षणों को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात में भी इसी तरह का अभ्यास किया। ये पहली बार है जब एक्सप्रेसवे पर रात में भी इस तरह का अभ्यास किया गया। इस दौरान भी तमाम लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। रात में विमान लैंडिंग का मकसद एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का भी टेस्ट करना था। वायुसेना के एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन व रात दोनों समय में लैंडिंग कर सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे देश में सबसे बड़ा है। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है।
ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे देश और राज्य के लिए काफी अहम है। यहाँ से चीन की सीमा नजदीक है, इस लिहाज से इस एक्सप्रेसवे का रणनीतिक महत्व भी है। इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ राज्यों में तेज आंधी तूफान ने बढ़ती गर्मी से राहत दिला दी। हालांकि इस आंधी तूफान से कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश से सड़कों पर जल जमाव की वजह से ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली में पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल जैसे राज्यों में भी बदले मौसम के मिजाज ने मानसून के मौसम का एहसास करा दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में शुक्रवार को एक बार फिर बादल फट गया। सेरी रामबन के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बादल फटने के कारण रामबन जिले में चंबा सेरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बादल फटने से किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की खबर नहीं है। जिले के चंबा सेरी इलाके में भूस्खलन के बाद शुक्रवार दोपहर को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर दोनों तरफ से यातायात को रोका गया है। आज ट्रैफिक जो है अब ट्रैफिक था हमारा, लाइट व्हीकल्स तो बोथ साइड चलता है, 24/7 चलता है, लेकिन हैवी व्हीकल्स का अब ट्रैफिक था। मोस्ट ऑफ अब ट्रैफिक जो है वो क्लियर हो गया है। बाकी यहाँ हमें पीछे जो है सेफर लोकेशन पे रुका हुआ है। जो ही ये क्लियर होती है हमारी ये पॉइंट, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी अब ट्रैफिक क्लियर किया जाए। जम्मू में हुई भारी बारिश के बाद रियासी जिले और अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी के पानी के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रियासी जिले में पानी का लेवल बढ़ने के बाद अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अखनूर सेक्टर में भी चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 5 मई तक जम्मू कश्मीर में बारिश, गरज के साथ बौछारें और धूल भरी हवाएं अलग अलग जगहों पर चल सकती हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को सुबह सुबह भारी बारिश, आंधी और तूफान आया। करीब सुबह 5 बजे के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां सड़कों पर रुक गई। इस बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने 3 दिन दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। शुक्रवार की सुबह आंधी और तेज हवाओं के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारिश के कारण हुए जल भराव का, मजनू का टीला सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे झुलसती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के कई जिलों में बीती रात को बारिश के बाद सुबह भी बरसात हुई। शुक्रवार को गुरुग्राम शहर में 2 घंटे में हुई 45 मिलीमीटर बारिश के बाद पूरे शहर में जल भराव हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर के पास सर्विस लेन पर हुए जल भराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जल भराव के कारण लगे जाम के बीच वाहन चालकों को हाईवे से रेंग रेंग कर गुजरना पड़ा। वहीं मंडियों में किसानों के गेहूं भीगने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बीते 12 घंटे में हरियाणा के झज्जर में सबसे अधिक 68 मिलीमीटर बरसात देखने को मिली है। यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत 20 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों का डेरा रहने के साथ ही हल्की वर्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इसके बाद सुबह से ही देहरादून, मसूरी समेत कई क्षेत्रों में बौछारों का क्रम बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। केदारनाथ की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में भी हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम बना हुआ है। चारों धामों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।